चलिए हम बात करते हैं सुनामी की इम्पैक्ट की कि सुनामी का आखिर प्रभाव क्या होता है। तो जो सुनामी आती है तो सुनामियाँ अधिकतर मतलब समुद्रों में आती हैं या फिर महासागरों में आती हैं। तो जब सुनामी आती है तो सुनामी जो कि समुद्रों में आती है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में आती है। तो भारत एक ऐसा देश है जो तीन तरफ से समुद्रों से घिरा तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। भारत के यदि हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यदि हम भारत के पश्चिम की बात करें तो अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत एक ऐसा देश है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए सुनामी आने का खतरा भारत में सदा से ही बना रहता है। परंतु हिंद महासागर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें करीब विश्व की 10% सुनामी आती है। यानी वैश्विक रूप से हिंद महासागर उतना संवेदनशील नहीं है जितना कि प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर में करीब 70% सुनामियां विश्व की आती हैं और हिंद महासागर में करीब 6-7% या 8% इसके आसपास। ठीक। तो भारत सुनामी की दृष्टि से उतना संवेदनशील तो नहीं है, परंतु चूंकि सुनामी का इम्पैक्ट बहुत लार्ज होता है, बहुत व्यापक होता है, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं वह एक निश्चित एरिया में, निश्चित क्षेत्र में सीमित होती हैं। परंतु जो सुनामी होती है तो सुनामी का प्रभाव एक व्यापक क्षेत्र में होता है, एक विस्तृत क्षेत्र में होता है। यानी मान के चलिए प्रशांत महासागर में सुनामी आती है, उसका प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर, भारत के कोस्टल एरिया, भारत के तटीय रेखा पर जरूर पड़ता है। तो इस प्रकार सुनामी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में, यदि सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव तटवर्ती एरिया में पड़ता है। और भारत की जो मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत के जो प्रमुख राज्य हैं, तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, महाराष्ट्र की, गुजरात की, तो ऐसे कुछ राज्य, कर्नाटक राज्य, हैदराबाद, मतलब आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है। तो ऐसे यह प्रमुख राज्य हैं जो इन इन राज्यों में मतलब सुनामी की दृष्टि से सर्वाधिक आघात पहुंचता है, सब सर्वाधिक खतरे के अंतर्गत आते हैं, सर्वाधिक नुकसान इन्हीं राज्यों को होता है। जब 2004 की सुनामी आई थी तो उसका हमने इम्पैक्ट देखा था, तब उनका प्रभाव देखा था। तो उसके प्रभाव के कारण भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में एक पॉइंट था, एक बिंदु था, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु, इंदिरा गांधी के नाम पर उसका नाम था, इंदिरा पॉइंट। तो 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसके कारण उस इंदिरा बिंदु डूब गया था। ठीक। तो यदि हम सुनामी की हम जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो उस समय 2004 में जब सुनामी आई थी तो वह उसका जो एपी सेंटर था, जो प्रमुख केंद्र था, वह तो इंडोनेशिया के आसपास था, परंतु उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तक देखा गया था। और पूरे मतलब उस 2004 की सुनामी के कारण लगभग 9.2 की तीव्रता का भूकंप आया था उस सुनामी में, मतलब भूकंप आया था। उसके पश्चात सुनामी आई थी और सुनामी से लगभग, भूकंप और सुनामी से कुल मिलाकर 2.5 लाख लोगों की जान उस समय गई थी। तो इस प्रकार से सुनामी एक ऐसा कारक है जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में जान माल की क्षति पहुंचती है। इसके अलावा जो प्राकृतिक, जो हमारी धरोहर है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उनको भी सुनामी से खतरा पहुंचता है। समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में जो एटॉल होते हैं, जो हमारे जो कोरल रीफ होती है, यानी प्रवाल भित्तियां, जो कि प्रवाल भित्तियां, जो प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। अब जो कि प्रवाल भित्ति है, तो प्रवाल भित्ति समुद्र के तटीय क्षेत्र होता है, तो तटीय क्षेत्रों के बाहर इतनी सुंदर संरचना होती है, प्राकृतिक संरचना होती है, जिसके लिए पर्यटक मतलब देखने जाते हैं, पर्यटक जिसको दर्शक पर्यटक उसको देखने जाते हैं। तो प्रवाल भित्ति क्या है? तो प्रवाल भित्ति समुद्र के अंदर एक ऐसी चट्टान होती है, खूबसूरत चट्टान होती है, जो कि समुद्र के अंदर होती है। तो भारत में भी कुछ मतलब तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो जब सुनामी आती है तो प्रवाल भित्तियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो यह प्रवाल जो भित्तियां जो कि रक्षक मानी जाती हैं, उनको इस सुनामी के कारण नष्ट होना पड़ता है, नष्ट हो जाती है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में जान माल की हानि होती है। इसके अलावा जो हमारी नगर नियोजन व्यवस्था है, क्योंकि जो प्रमुख शहर है, चाहे हम मुंबई की बात कर लें या फिर कोलकाता या फिर चेन्नई या फिर बेंगलुरु, जो प्रमुख शहर हैं वह समुद्र के किनारे बसे हुए हैं और इनकी जो इंडस्ट्रियलाइज व्यवस्था है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर हैं, बहुत बड़ी संख्या में आबादी निवास कर रही है। तो इसका खतरा और भयावह हो जाता है, क्योंकि यदि कोई आपदा आती है
परंतु जो कि मुंबई जैसा छोटा शहर इतना मतलब जो एरिया है उसमें इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों की संख्या निवास करती है, तो इसका खतरा और अधिक बढ़ जाता है। और चूंकि जो कोलकाता शहर है, तो जब उस 2004 की सुनामी आई थी, तो उसके परिणामस्वरूप वहां पर जो सुंदरबन डेल्टा था, तो सुंदरबन डेल्टा में भी क्षति पहुंची थी। यानी प्राकृतिक जो डेल्टा है, जो एस्टुरीज हैं, इसके अलावा जो प्रवाह भित्तियां हैं, प्राकृतिक जो मनोरंजक दृश्य हैं, वन है, प्राकृतिक जो जो तटों की चारों तरफ है, मतलब तटों की तटवर्ती एरिया में जो वन है उनको भी नुकसान पहुंचता है, डेल्टास हैं। तो इन सब चीजों को जब मतलब इसके कारण बहुत क्षति पहुंचती है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक विरासतें हैं हमारी, जो कि तटीय इलाकों में जो स्थित है, सांस्कृतिक एरिया है, उनको नुकसान पहुंचता है। बड़ी संख्या में मानव की आबादी, इसके अलावा मछुआरों पर, इस मछुआरों के जीवन पर इसका बहुत दुष्प्रभाव होता है। जो मछुआरे होते हैं वह अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर करते हैं, परंतु जब सुनामी आती है तो जो मछुआरों के जो उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से वो अपनी मछली पकड़कर आजीविका चलाते हैं, तो उनको नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा मछुआरे जो सैलो मतलब उथले जो समुद्र होता है उसमें वो खेती भी करते हैं, चावल की खेती, धान की खेती उनके द्वारा की जाती है, तो उसको भी इससे नुकसान पहुंचता है। और उथला समुद्र मतलब उथला समुद्र का तात्पर्य है कि जो समुद्री एरिया होता है, जो तटवर्ती एरिया होता है, यानी समुद्र एकदम से ढाल नहीं होता है, बल्कि समुद्र का एरिया आराम आराम से एकदम से ढाल नहीं होता है, बल्कि यह मान चलिए यहाँ पर जो तटवर्ती एरिया है तो धीरे धीरे ढलान समुद्री एरिया में गहराई पड़ेगी। तो समुद्री के जो 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 तटवर्ती एरिया है, जो उथला एरिया है, उसमें मछुआरों के द्वारा जो खेती की जाती है, कृषि की जाती है, जिसे हम एक्वाकल्चर कहते हैं, तो एक्वाकल्चर को नुकसान पहुंचता है, जिससे मछुआरों की जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और वह मान के चलिए अपनी आर्थिक स्थिति, पैसे भी उनके पास में मतलब जो आर्थिक अवस्था होती है मछुआरों की, वह मतलब खराब ही रहती है। और ऐसी जो आपदाएं आती हैं तो उनके कारण उनका जीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य होते हैं जैसे महाराष्ट्र राज्य, तो महाराष्ट्र राज्य पर जो जब सुनामी आएगी या फिर आती है, ऐसे राज्यों पर आती है, तो ऐसे राज्यों पर अपना अलग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वह जो तटवर्ती एरिया है, जो मुंबई जो शहर बसा हुआ है, तो उस शहर में बहुत बड़ी संख्या में आबादी निवास करती है, बहुत बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां हैं, कुछ ऐसे मतलब परमाणु रिएक्टर भी लगे हुए हैं, तो उनको भी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो हमारा जो अनुसंधान क्षेत्र है, जैसे श्रीहरिकोटा है, तो ऐसे क्षेत्रों को भी उसका प्रभाव, सुनामी का प्रभाव देखा जा सकता है। अनुसंधान रिसर्च सेंटरों पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा केरल जैसा राज्य, मतलब छोटा सा राज्य, जिसकी अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर, समुद्र से जुड़े हुए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है, उस राज्य पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, बहुत ही भयावह प्रभाव उस सुनामी का रहता है, उस प्राकृतिक आपदा का रहता है। क्योंकि जो केरल राज्य है उसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था लगभग प्राकृतिक मतलब जो संसाधन है, यानी समुद्री संसाधन है, उन्हीं संसाधनों पर निर्भर है। क्योंकि इसके केरल जैसे राज्य के पास में बहुत ही कम संख्या में उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो इसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था केवल प्राकृतिक संसाधनों या फिर समुद्री जो मतलब मछलियां होती हैं समुद्र के माध्यम से जो मिलती है, और इसके अलावा समुद्री माइनिंग या फिर अन्य क्षेत्रों में मतलब अन्य चीजों पर निर्भर करती है। ठीक, तो इस ऐसे राज्यों पर सुनामी का और अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। तो यह जो सुनामी आती है तो सुनामी का प्रभाव या प्रत्येक क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा जो हमारी बंदरगाह बनी हुई है, तो बंदरगाहों के माध्यम से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह केवल मतलब प्रमुख रूप से यातायात पर निर्भर करती है, जो समुद्री व्यापार है, जो समुद्री व्यापार पर निर्भर करती है। और जब सुनामी आती है तो उससे बंदरगाहों को नुकसान पहुंचता है, हमारे जहाज होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो इससे जो भारत की अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था पर इसका जो सुनामी आती है तो सुनामी का अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक चीज है, डेल्टा की बात कर ले, जो हम प्राकृतिक सदृशों की बात कर ले या फिर मानवीय चीजों की, तो प्रत्येक चीज को, अर्थव्यवस्था की, ज्योग्राफी को, प्राकृतिक संपदा को, सभी चीजों को सुनामी का दुष्प्रभाव पड़ता है, जान माल की क्षति होती है। जो नगरीकरण हमारा बना हुआ, जो हमारा जो ईसीजेड की व्यवस्था है,
यानी जो जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, समुद्री क्षेत्रों के निकट जो सरकार के द्वारा एक ऐसे इकोनॉमिक जोन निश्चित किए गए हैं, मतलब जो इकोनॉमिक सेंटर केवल वहाँ वो है, उस क्षेत्र ECZ वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में केवल इस प्रकार की कंपनियां होती हैं, इस प्रकार की फैक्ट्रियां होती हैं, केवल वह फैक्ट्रियों के द्वारा मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था को मतलब फैक्ट्रियां ही होती हैं उसी क्षेत्र में कि उस फैक्ट्री से जुड़े हुए मजदूर निवास करते हैं। तो उस ECZ क्षेत्र पर यानी उस आर्थिक जोन पर जो इकोनॉमिक क्लस्टर है, जिस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या, बहुत व्यापक संख्या में बहुत से उद्योग लगे हुए हैं, बहुत धंधे लगे हुए हैं, मिल लगी हुई है, तो उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, उनको क्षति पहुंचा उनको उसको भी क्षति पहुंचती है। ठीक, तो इस प्रकार से जब जब मतलब सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो मानवीय जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिससे क्षति ना पहुंची हो। और जो भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं जो कि मतलब आर्थिक विकास के उद्देश्य से बनाई जाती हैं और उन विकास योजनाओं को बहुत ही एक धक्का लगता है और भारत ऐसा विकासशील देश यदि इसका प्रभाव पड़ता है तो वह मतलब उसकी अर्थव्यवस्था और पीछे पिछड़ जाती है और पीछे चली जाती है। तो यह तो अभी हमने बात की कि जब सुनामी के इम्पैक्ट क्या होते हैं, उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रेडिक्शन की या वार्निंग की। तो क्या मतलब जो सुनामी है उससे बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो यदि हम सुनामी से बचने के उपायों की बात करें तो सबसे पहले हमें सुनामी से तो इस प्रकार के यदि उसके इम्पैक्ट से बचाव करना है तो हमें उसको मतलब समझना होगा। उससे बचने के लिए हमें जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको उनके द्वारा कुछ उपकरण ऐसे इजाद किए गए हैं, ऐसे जो जो वार्निंग सिस्टम बनाए गए हैं। उस वार्निंग सिस्टम को पैसिफिक वार्निंग सिस्टम कहते हैं जो कि प्रशांत महासागर में लगाया गया है, क्योंकि प्रशांत महासागर जो सुनामी की दृष्टि से अधिक प्रोन है, अधिक संवेदनशील है। तो जो पैसिफिक वार्निंग सिस्टम है तो इस प्रकार के वार्निंग सिस्टम जो लगाए जाते हैं इनके माध्यम से सुनामी की हमें जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जो हमारे जो कुछ कंप्यूटर मॉडल भी बनाए गए हैं, इन मॉडलों के माध्यम से हमें सुनामी के संबंध में कुछ जानकारियां मिल सकती हैं। और इसके साथ साथ जो समुद्री जो धरातल होता है, जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को समुद्री धरातल में लगा दिया जाता है। और जब समुद्री जो सतह होता है, जो समुद्र की सतह पर जो जल का प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में यदि किसी प्रकार का असंतुलन होता है तो वह उपकरण हमें यह सूचित करते हैं कि तो इस प्रकार से हम उसकी चेतावनी जारी कर सकते हैं, उस प्रकार से हम उसको मतलब उसकी वार्निंग जारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मछलियां, यदि हम प्राकृतिक चेतावनी की बात करें तो प्राकृतिक चेतावनी इस प्रकार से है कि जो लाल मछलियां होती हैं तो बहुत बड़ी संख्या में वो है तटों पर आने लगती हैं। लाल मछलियां चूंकि गहरे समुद्रों में रहती हैं, परंतु जब सुनामी आने वाली होती है, सुनामी के करीब 1 महीना पहले मछुआरों के लिए मतलब बहुत विशाल संख्या, बहुत बड़ी संख्या में लाल मछलियां मिलती है। तो यह भी सूचक माना जाता है कि मतलब सुनामी की एक मतलब सूचक के रूप में यह भी लाल मछलियां तटीय क्षेत्रों पर आने लगती हैं। इसके अलावा हाथी भी मतलब पहाड़ी क्षेत्रों पर मतलब हाथियों की जो मतलब जो जानवर हाथी होता है तो हाथी पहाड़ी क्षेत्रों पर मतलब एक अजीब प्रकार से अजीब टाइप का बिहेवियर करता है। तो उसके बिहेवियर से भी हम सुनामी के विषय में कुछ एक प्राकृतिक साक्ष्य के रूप में, प्राकृतिक सूचक के रूप में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यह तो हमने सुनामी की वार्निंग के विषय में बताया। तो जो हम यदि हम बात करें तो हमने जितने भी हमने भूकंप की बात की थी या फिर हम ज्वालामुखी की बात करेंगे, तो जो भूकंप है या फिर ज्वालामुखी है, तो भूकंप जब आता है चूंकि सुनामी आती है, सुनामी का प्रमुख कारण भूकंप आना ही है। तो जब भूकंप आता है तो भूकंप के कारण मतलब जो हलचल होती है, तो जब भूकंप के बाद ही सुनामी आती है, तो भूकंप के करीब 1.5 से 2 घंटे बाद सुनामी आती है। तो इस प्रकार से हमारे पास मतलब बचाव करने के लिए पहले तो भूकंप आता है, उसके बाद सुनामी आती है। तो करीब 1.5 से 2 घंटे हमारे पास रहते हैं, यानी भूकंप आने के करीब 1.5 से 2 घंटे बाद सुनामी आती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो सुनामी है तो सुनामी के लिए हमारे पास में करीब 1.5 से 2 घंटे होते हैं भूकंप के अंतराल के बाद। और जो कि हमारे जो जो मतलब वार्निंग सिस्टम है उसके माध्यम से हम ये अनुमान लगाते हैं कि मतलब सुनामी आने वाली है, चेतावनी सरकार द्वारा चेतावनी जारी की जाती है।
परंतु इसके बावजूद भी हमारे पास इतना अधिक समय नहीं होता है कि हम के उससे संपूर्ण सुरक्षा कर लें। केवल जान माल की हम मतलब इस प्रकार रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम मतलब सुनामी से हमें मतलब इसको पूर्वानुमान करना है, तो हमें, चूंकि सुनामी एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी आपदा है जिसको टाला नहीं जा सकता है। यह एक इनएविटेबल है, परंतु इसके प्रभाव को हम गिर सकता है। इसे हम डिजास्टर को इसे बता सकते हैं। यदि हम मतलब जो जब समय पर जब वार्निंग सरकार की ओर जारी की जाती है, तो मछुआरों को यदि हम उस एरिया से निकाल कर जो सुरक्षित एरिया तक हम इसको उनको ट्रांसफर कर दें, उनके उनको, तो इसके अलावा यदि हम जो हमारा जो हैजार्ड है, यानी सुनामी तो एक प्रकार का हैजार्ड है, एक प्रकार का खतरा है, परंतु यदि हम डिजास्टर होने, परिवर्तन होने से यदि बचा लें, तो मानवीय स्थिति के लिए यह अच्छा होगा, यह उचित होगा। तो यह रही हमारी सुनामी के संबंध